ज़िम्मेदारान जो हम लोग यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम जहाँ यहाँ पर बहुत देर से पेरेंटिंग जो है किस तरह बच्चों की तरबियत की जाए इसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर अभी मेरा उन्वान है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड मदर्स रोल इन डिफरेंट स्टेजेस। तो इसमें जो है कुरान मजीद की जो आयत है कि जब वो तुम्हारे बच्चे अक़ल को पहुँच जाएँ तो इस तरह इजाज़त लेकर आया करे जिस तरह के बड़े इजाज़त लेकर आते हैं। इससे समझ में आता है कि कुरान मजीद स्टेजेस एंड डेवलपमेंट को तस्लीम करता है, बल्कि उसके मुताबिक जो गाइडेंस है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने का हुक्म देता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कुल्ली तौर पर शरीयत की बात करें तो बच्चे के कान में अजान दी जाती है, बड़े हो जाएं तो बिस्तर अलग कर दीजिए, और इसी तरह से डिफरेंट स्टेजेस पर अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाता है। अब हम डायरेक्ट टाइम ज़ाय ना करते हुए इस बात पर आ जाते हैं कि जो स्टेजेस एंड डेवलपमेंट है वो बच्चे की तरबियत के लिए कितने ज़रूरी हैं, उसका जानना, उसका इल्म रखना। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब बच्चा कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट के तौर पर बच्चा जब होता है माँ के गोद में, माँ के पेट में, तो वो 6ठे हफ्ते से सुनना शुरू कर देता है, और 6ठे हफ्ते से उसकी जो समातें हैं, एम्ब्रीव्यू बनता है, जब उसके 6ठे हफ्ते से सुनने समात की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। फ़ादर की आवाज़ को वो आइडेंटिफाई कर सकता है पैदा होने के बाद भी, क्योंकि वो वहाँ से सुन रहा था। और अभी जो डिफरेंट टाइप्स के वो जो है रिसर्चेज़ हैं वो हमें बताते हैं कि बच्चा जो है माँ के बिहेवियर को भी कैप्चर कर रहा होता है। अगर माँ उदास हो, माँ परेशान हो, जैसे मिसाल के तौर पर उसको बोल दिया गया कि मुझे बेटा पसंद है, और माँ के ऊपर ये स्ट्रेस मतलब बन रहा है कि उसको बेटा बहुत पसंद है, और फादर को बेटा पसंद है, मुझे बेटा होता है या बेटी होती है, बेटा होता है या बेटी होती है। ये जो कंडीशन है तज़ब्ज़ुब की, कॉन्फ्लिक्ट की, और ये जो मतलब पार्शल के क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमारा समाज औरत पर बोझ डालता है, हमारा समाज औरत पर बोझ डाल देता है। और ये बोझ में जो फ्रस्ट्रेशन फील करती है, कभी उसको लगता है कि बिल्कुल होगा तो अच्छा, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी अच्छा फील होता है, कभी बुरा, तो इसके बच्चे पर असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं। माहिरीन कहते हैं एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन माँ पर असरात होते हैं। हमारे समाज और माशरे में इस बात का इल्म ना होने की वजह से कि स्टेजेस एंड डेवलपमेंट के क्या असरात हैं, तो इस कदर बच्चों को, माँओं को डिप्रेस्ड बनाया जाता है। बहुत सारे घरों में तो इस बात पर झगड़े शुरू हो जाते हैं कि जहेज़ कम है, अच्छा नहीं है, या कुछ और चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होती हैं। चूँकि आपके सामने इजहार का मतलब ये है कि आप तो नो डाउट के तहरीकी ग्रुप हैं, लेकिन जब आप समाज और माशरे के मसाइल को हल करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे आइंदा, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ केसेस हैं, जो कितना स्ट्रेस है जो माँ पर बिल्ड किया जाता है और उसके बच्चे पर असरात होते हैं। अगर माँ का कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, वो बात करती हो ज़्यादा, तो बच्चा भी जो है बातों को सुनता है और बात करने उसकी अच्छी लैंग्वेज होगी, वो बात को अच्छा प्रेजेंट कर पाएगा। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो माँ की तो उसके ऊपर होंगे। हेरिडिटी फैक्टर 40% काम करते हैं, और बाकी 60% हम अलग अलग कंपार्टमेंटल सिस्टम में उसको दे रहे होते हैं मदर के गोद से। इसके लिए सबसे अहम चीज़ है 1000 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं सजेस्ट करूँगी उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं और जिनके बच्चे पैदा होने के बाद के इसमें 3 साल की उम्र से कम है, तो यहाँ शो नहीं हो रहा है स्क्रीन, लेकिन 1000 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन से वो स्टार्ट होता है और 3 साल तक मुहित होता है। उस 1000 डेज़ प्रोग्राम में ये समझाया जाता है, ये बताया जाता है कि माँ को किस तरह से अपने बच्चे को किस तरह से 1000 डेज़ की ट्रेनिंग लेनी चाहिए एक माँ को। जैसे मिसाल के तौर पर अच्छी डाइट, अच्छा सोचना, स्ट्रेस रिलीज थेरेपी जो उसको एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब बच्चा कंसेप्ट होता है तब से करनी होती है। स्ट्रेस रिलीज थेरेपी में जो है वो वॉक करने जाएगी, अपने हस्बैंड से अच्छा मुस्तकबिल उसका डिस्कस करेगी, बच्चे का, उसके लिए बच्चे के लिए तैयारियां करेगी। तो इन सारी चीज़ों के असरात बच्चे पर मुरतब होते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी फीडिंग करवाने से लेकर, टॉयलेट ट्रेनिंग से लेकर, सिगमंड फ्राइड ने तो लिखा है कि दोनों चीज़ें अगर रॉन्ग की जाएं, टॉयलेट ट्रेनिंग और उसकी जो है ब्रेस्ट फीडिंग, ये दोनों में अगर वो चीज़ें ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर उसका थिंकिंग पैटर्न जो काम कर रहा है, ये 1000 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम लोग मदर्स को स्पेशली ये पूरा कोर्स करवाते हैं। उसमें ये तक हम लोग लिमिट देते हैं कि आपका बच्चा 2 साल की उम्र में कितने अल्फाज बोल पाएगा, आपका बच्चे को मतलब आपके बच्चे के दिमाग में 2 साल की उम्र तक कितने अल्फाज जाने चाहिए। जब 200 वो ग्रास्प करेगा, 200 उसका न्यूरॉन सिस्टम डेवलप होता है। नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स होते हैं जो पैदा होने के बाद 3 साल की उम्र तक डेवलप होते हैं।
पहले पैदाइश से सारा बच्चा तैयार होता ज़रूर है, लेकिन पैदाइश से पहले उसका दिमाग तैयार नहीं हुआ, 6 साल की उम्र तक पूरा स्टेबल होगा। इसीलिए जैन पाइजेट ने अपनी थ्योरी में असिमिलेशन एंड एक्कोमोडेशन की कंसेप्ट पेश करके कहा कि बच्चे के हाथ में होल्डिंग पेन या छड़ी या लकड़ी या कोई भी चीज़ जो वो उठा सक रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप दबाव डाल डाल कर उसको लिखाएं। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि अभी उसका मेंटल माइंड जो है वो ग्रोथ नहीं हुआ। एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है माइंड सॉफ्टवेयर जो डेटा होता है वो डेटा अभी डेवलप नहीं होता है, हार्ड वाला बन जाता है लेकिन उसमें क्षमता नहीं होती है, इसीलिए उसके सामने उतनी ही चीज़ों को लाना चाहिए। अब क्या कहा जाए उन पेरेंट्स को कि जो स्टेजेस एंड डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं रखते लेकिन 2 साल की उम्र में बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, जबकि उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर आप देखें तो जिस तरह जिगजैग होता है, वो न्यूरॉन्स मिलकर जो है बच्चे के एक कंसेप्ट को बनाते हैं। स्टार्टिंग जब न्यूरॉन्स बनना शुरू होते हैं उस वक्त आपने किसी के साथ में हमदर्दी की, किसी को मदद की, आपके घर में जो मुलाजिम आता है उसकी मदद की, या आपने जो आपके कचरे की गाड़ी आती है उसके साथ आपने बिहेव करते हुए कहा ईद है, ईद पर जाकर ईदी दे दो। बच्चे ने वहाँ पे न्यूरॉन डेवलप हो गया कि दूसरों को हमारे पास से पैसा देना चाहिए। न्यूरॉन डेवलप हो गया तो उसने सीखा देना चाहिए। अब वहाँ पर बाइफरगेट करेगा किसको देना चाहिए, वरना वो तो आपके साथी को, किसी दोस्त को भी पैसे दे देगा। तो वो ये सीखता है कि किसको देना चाहिए। दादी जो है वो चश्मा पहनती है, उन्हें दिखाई नहीं देता है, ये बच्चा नॉलेज में अपने ले लेता है। तो इस तरह के न्यूरॉन्स जो मिलकर बच्चे के डेवलप होते हैं 3 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा। जो पेरेंटिंग में 1000 डेज प्रोग्रामिंग मतलब 365 दिन, 365 वो 3 साल से 1.25 साल ही उम्र है, उस उम्र में सिर्फ बच्चा कांटेक्ट में आता है माँ और बाप के। आपकी होल्डिंग सॉफ्ट हो, आप बच्चे को अटेंशन प्रेजेंट करने वाले हों, आप बच्चे को बहुत ज़्यादा लव एंड बिलोंगिंगनेस आपके ज़रिए से शो हो रहा है, या मदर्स अक्सर होती है खाना खाते ही वक्त ये टॉयलेट करेगा, वो जो आपके फीलिंग में आया, जैसे भी सुबह आपको बताया कि माइंडसेट में जब आया तो वो झुंझलाहट आपके बच्चे को मुतासर कर देती है कि मुझे टॉयलेट नहीं करना चाहिए। माहिरीन कहते हैं कि दादी जब कहती है नमाज के कपड़े हट जाओ तुमने पेशाब किया है, तो जो ह्यूमिलेट हम कर रहे हैं वो ह्यूमिलेटिंग भी बिहेवियर भी बच्चे के टॉयलेट ट्रेनिंग में बाधा बनता है, उनके मेटाबॉलिक सिस्टम पर उसके इफ़ेक्ट होंगे। इतना बच्चे को रीड करना होता है कि उसके मेटाबॉलिक सिस्टम पर, उसके डाइजेशन सिस्टम पर इफ़ेक्ट होंगे। ह्यूमिलेट करना कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो, तुम जो है ये करते नहीं है, बहुत शरारतें कर रहा है, ये शोर कर रहा है, या इसको इस तरह का होना चाहिए, तो आपके नज़रिए से बच्चा नहीं ग्रो होगा। बच्चा एक गुलाब का फूल आपके पास बिल्कुल प्रिपेयर, कलर और स्ट्रक्चर सब दे दिया गया है, आपको बस उसकी देखभाल करनी है, उसको बाकी रखना है। आप कुछ बनाते नहीं हैं, ये पहले रॉन्ग कंसेप्ट था जो कहा जाता था कि जस्ट लाइक अ क्ले, जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर, आप चाहें तो जो लिखें वो बन जाएगा, आप चाहें तो जो पॉट बनाए वो नहीं होगा। ऐसी थ्योरी अब नहीं है। अब जो स्टडी हुई है वो बना बनाया होता है, उसके पोटेंशियल्स होते हैं मदर के सीरम से, फादर के सीरम से, मदर और फादर के दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हेरिडिटी से बनते हैं, फोर फादर के भी बन सकते हैं। अब वो जिस माहौल में आंखें खोल रहा है, इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ों के घर में पैदा होने वाली बच्ची को अडॉप्ट कर लिया जाए या सरोगेसी मदर के ज़रिए से, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें शामिल हो जाते हैं। तब ये सारी चीज़ों को आप एक जगह जमा करके पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इस्लाम ने कितना प्रोटेक्शन, नस्ली प्रोटेक्शन दिया है निकाह के ज़रिए से। और ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा लवाजमात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और जो है सरोगेसी मदर और अडॉप्टेड चाइल्ड को जो ब्रेक किया है, तो उस पर साइकोलॉजिकली आपको समझ में आता है कि उसके नुकसानात को देखकर अल्लाह ने कितना रोका। तो जो कंसेप्ट 1000 डेज प्रोग्रामिंग का है उसमें मदर को बाकायदा ट्रेनिंग लेना चाहिए, ना ले। जो सपोर्ट सिस्टम कायम कर रहे हैं यहाँ पर, उनको चाहिए कि बहुत सारे यूडेमी पर बहुत छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज़ में अभी मुलाकात किया तो पता चला कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो कोर्सेज कर भी सकती हैं, तो उन्हें चाहिए कि यूडेमी पर बहुत सारे कोर्सेज, रिवायर करना यानी बच्चे के चीज़ों को अनलर्न करना जो बच्चे ने सीख लिया है। जैसे कि आपने अभी सवालात में पूछा, हम आगे के स्टेज पर डील करेंगे उसको, तो वो भी कर सकते हैं, रिवायरिंग कोर्स कर सकते हैं। बच्चों के साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ का 400 रुपीज़ का कोर्स होता है, सारा स्टडी मटेरियल आ जाता है वीडियो फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में। आप उससे मदद लेकर एक जो सपोर्ट सिस्टम कायम करना है आपको आपके शहर में, वो कर सकते हैं। तो 1000 डेज प्रोग्रामिंग एक प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो है उस प्रोग्राम में आप जो है न्यूबॉर्न स्टेज 0 to 3, फिर उसके बाद इन्फेंट स्टेज जब शुरू होगा 3 to 12 ईयर का, और उसके बाद टॉडलर होगा स्टेज 1 to 3 ईयर्स।
तो ये 3 से 12 मंथ का, फिर उसके बाद 1 से 3 का ये पूरा कोर्स है और इस कोर्स में आपको ये गेन करना होगा। इसमें ये भी रहेगा कि इन्फेंट स्टेज पर आपको लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते वक्त लोगों के लिए जैसे माइंडसेट बच्चे का नहीं करना होगा। दादी है, अब दादी आपने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये आपकी मदर है, कोई दादी कहते हैं, कोई ग्रेनी वगैरह, या फिर कोई भी एक फिगर उसको फीड करवाया। अब इस फिगर के ताल्लुक से तुम्हारी दादी तो हमेशा चक करती रहती हैं। आपने जब ये जुमला बोला तो बच्चे के माइंड में फीड हो गया एक नेगेटिव कैरेक्टर। अब जब नेगेटिव कैरेक्टर उसने परसीव कर लिया तो आप उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि बेटे झुक के सलाम करो, दादी हैं, जाओ अदब से पेश आओ। आपने खुद नेगेटिव कैरेक्टर फीड किया है। तो सबसे पहले अपने माइंड में, जैसा कि बात आई थी कि मॉडलिंग, अपने माइंड में किसी भी बड़े के साथ जो बच्चे का रहमी रिश्ता है उसके बारे में कोई नेगेटिव परसेप्शन जब हमारा होगा तो हमारे बच्चे के पास फीड हो जाएगा। जब वो फीड हो जाएगा तो उसकी डीलिंग, उसके न्यूरॉन्स में एक नेगेटिव कैरेक्टर, दादी और फिर माँ के साथ बुरा सलूक, ये जब फीड हो जाएगा तो उसके बिहेवियर से आप आउटपुट के कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। जब आप कर रहे हो एक डिप्लोमेसी उसको सिखा रहे हो कि पीछे तो आप दादी को बुरा बोलती हैं लेकिन आप उनके सामने ये कह रहे हो बच्चे को कि सामने के बेटा ने इज्जत करना चाहिए, बड़े हैं ऐसा नहीं बोलते, तो इसका मतलब ये है कि हिपोक्रेसी आप बचपन से सिखाने के लिए बच्चे की बिल्डिंग शुरू कर दिया आपने। अब उसको जो है मुनाफिकत आप सिखाना शुरू कर चुके हैं। अब वो हर जगह आपके सामने भी मुनाफिक रोल प्ले करेगा, नहीं स्कूल में अच्छा करता हूँ या ऐसा, वो बच्चे ने मुझे मारा, वो ये नहीं बताएगा कि मैंने भी पलट के उसको मारा। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी तरफ से इनपुट्स इस तरह की जाती हैं। तो बिल्डिंग कैरेक्टर बनाने के लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। करना क्या होगा, दादी के साथ, शोहर के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी। सुबह आपने कहा कि अगर बच्चा पेरेंट्स के झगड़े देखे तो क्या करे। पेरेंट्स को, एक मदर को, मैं लेडी को बहुत स्मार्ट मानती हूँ, खातून को अल्लाह ने जब बनाया उसके हाथ में नस्लें दी है तो स्मार्ट ही है। आदम अलैहिस्सलाम के अलावा ज़मीन पर कोई भी शख्स बग़ैर मदर के गोद के पैदा नहीं हुआ, तो इसीलिए अल्लाह ने इतना बड़ा टास्क उसके हाथ में दिया पूरे निज़ाम को चलाने का, तो वो स्मार्ट है। वो स्मार्ट वे में अपने हस्बैंड से ये कह सकती है कि जब भी हम दोनों के दरमियान बच्चा कोई चीज़ की परमिशन मांगा, हम दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए म्यूचुअल। बेटा बाबा का ये परसेप्शन है, आप समझा कर देखिए आप तो दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। फिर बाबा से आप जाकर कहिए कि वो आपके पास आकर ये बात कहेगा, आपको ये बात कहनी है लेकिन आपको ये कहते वक्त थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना है कि इसको करो। मिसाल भी मैं आपको आगे दूंगी, लेकिन अभी हम सिर्फ टॉडलर पर हैं इसलिए मैं अपने टॉपिक से नहीं जाना चाह रही हूँ कि टॉडलर वाले सेंस में फादर के जब वो घर में आ जाएं तो लोगों को शिकायत है कि फादरहुड नहीं होती है। क्या अब्बा के पास बच्चा दिया जाता है क्या? सवाल है मेरा आपसे। छोटा बच्चा 3 साल के पहले आप बच्चे फादर के पास देते हैं? नहीं देते। फिर वो लम्स जिसको जो कहते हैं छूना बच्चे को, वो छूने वाली फीलिंग फादर के पास बेटी और बेटे के आते ही नहीं है। मैं तो अल्लाह के नबी की मिसाल देती हूँ कि वो फातिमा की पेशानी पर, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की पेशानी पर बोसा दिया करते थे, लेकिन हमने फादर से बच्चों को इतना क्लोज़ किया ही नहीं है कि वो उनके पास दें। तो कहाँ से फादरहुड आएगा? उनके पास दीजिए, कभी कभी फीडर भी पकड़ाइए। ये जदीद थियरी बोलती है लेकिन ये कहते हैं फीडर भी पकड़ाइए कि बाप पकड़े। जब वो बच्चे को हैंडल करेगा तभी जाकर उसकी फीलिंग्स में वो मोहब्बत माँ बाप के दिल में भी पैदा होगी और बच्चे के इसमें भी एहसास होगा। तो 1000 डेज़ प्रोग्रामिंग में ये आपको बाकायदा सिखाया जाता है कि फ़ादर का 40% इन्वॉल्वमेंट आप बच्चे के साथ कैसे यकीनी बनाएंगे। कौन से स्पॉट्स होंगे जब आप फादर को देंगे और देकर कहेंगे कि जाओ ये बात बाबा से बता कर आओ, इसके बारे में तुम्हारे बाबा बहुत अच्छा जानते हैं। पीछे अगर हम फादर को बुरा बोलते हैं या फिर उनकी शिकायत करते हैं या माइंड सेट होता है, फिर कम्युनिकेशन गैप आएगा, हमारे बच्चे की बिल्डअप हम वैसा नहीं कर पाएंगे। फिर उसके साथ दादी से आप कहिए अम्मा अब बहुत हो गया, ये सता रहा है, खाना नहीं खा रहा है, बाहर की चीज़ें मांग रहा है, मैं डांटूंगी लेकिन आप थोड़ी देर के बाद में जैसे मैं इशारा करूं आपने उसको अपने पास लेना। स्टार्टिंग से नहीं, पहले से दादी से एक अंडरस्टैंडिंग बना लें कि जैसे ही मैं करूं तब आप उसको मेरे साथ ले लीजिए। 3 साल का बच्चा हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इमोशंस को बढ़ाता है। जैसे इमोशंस का मैनिफेस्टेशन होता है, गुस्सा है, झटके से फेंक देना है, चॉकलेट नहीं लेना, मैं यहाँ जाऊँगा, ज़िद करना, ये इमोशन का मैनिफेस्टेशन है जो अभी रैंडम है, उसके दिमाग में रैंडम आ रहा है। अब उसको सेटलमेंट सिखाने के लिए आपको एक अलग से कोर्स में समझाया जाएगा या फिर आप खुद समझ सकते हैं कि हम उसको कैसे करें, उसकी भी थेरेपी होगी, आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लेंगे। मैं इसलिए आगे बढ़ूँगी क्योंकि मेरे पास पूरे स्टेजेस हैं, तो फिर मुझे एक ही शुरू करूँ तो फिर वो ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आगे चलती हूँ। फिर एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन के बाद इन्फेंसी पीरियड में जब हम आते हैं टॉडलरहुड में, तो यहीं पर हमारे बच्चों का और हमारा कम्युनिकेशन होता है।
ये टॉडलरहुड में जब हमारा और हमारे बच्चे का कम्युनिकेशन होता है तो कैसे होगा। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे को गुस्सा आना शुरू हो गया, अब 3 साल से निकल गया हाथ से, वो अब हाथ से निकला मतलब गोद से निकल गया। अब गोद के बाद वो दूसरों से सीख रहा है, झड़काना सीख रहा है, डांटना सीख रहा है, बहन भाइयों से सीख रहा है, अलोन है अगर तो बाप से सीख रहा है, किसी से भी सीख रहा है। तो वो आएगा, उसको आप क्या करेंगे, अर्ली स्टेज आप उससे डिस्कशन करेंगे, बेटा जब हमको गुस्सा आएगा, आपको गुस्सा आ गया, ये पानी पी लीजिए और लंबी लंबी सांसें लीजिए। तो बच्चा वैसे ही करेगा, क्योंकि 3 साल का बच्चा आपके कंट्रोल में होता है, 7 साल तक कंट्रोल में होता है अगर आपने मोबाइल हाथ में नहीं दिया है तो। हम बात करेंगे उस पर कि मोबाइल दिया है तो क्या करोगे छुड़ाने के लिए। लेकिन अगर मोबाइल नहीं दिया है तो 7 साल तक वो बहुत ओबीडियंट होता है। ये उसके स्टेजेस एंड डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि वो बहुत ओबीडियंट है, वो फर्माबरदार है, आपकी बात मानता है, आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है और वो ट्रस्ट होने की वजह से आपसे क्लोज़ है। मदर से ख़ास तौर पे 3 साल का बच्चा क्लोज़ होता है। चौथे साल में आप उसको सिखाएंगे कि बेटा जब आपको गुस्सा आ जाए, हमको गुस्सा आ जाए तो क्या करोगे, आप उससे कहिए, अभी गुस्से में कोई भी नहीं है, आप उससे पहले बात करेंगे कि हमको गुस्सा आ जाए तो आप हम मम्मा को पानी ला कर दोगे। उसके बाद पानी लाने के बाद कहोगे मम्मा ओवर ब्रीथिंग कंट्रोल, तो फिर आप ब्रीथिंग कंट्रोल करना हमको बताएंगे, फिर हम उसके बाद आपसे वो बात उस वक्त नहीं होगी, बाद में होगी। आपको गुस्सा आए तो हम आपको पानी ला कर देंगे, आप बैठे हो तो खड़े हो जाएंगे, खड़े हो तो बैठ जाएंगे, या फिर आप पिल्लों पर पंच करके बोलोगे हमको गुस्सा आ रहा है, आप हमको ऐसे समझाओगे। हम दोनों के बीच का ये कम्युनिकेशन होगा चौथे साल में, सिर्फ चौथे साल में। अब 3 साल से हट गए, आपने वर्ड्स सिखाया, छोटे छोटे दौड़ रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। आप कैलेंडर बना लीजिए कि बच्चा जो है खेल कूद में इतने घंटे स्पेंड करता है, साइकिलिंग करता है, दोस्त छोटे छोटे दोस्त बनाता है, लड़कियां हैं वो सहेलियां बना रही हैं, बॉल खेल रही हैं। खेलने ज़रूर लगाइए लाजमन, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ आपकी ज़िम्मेदारी है। उसके साथ साथ आप कुछ चीज़ों पर बात करोगे जो इमोशनल कंट्रोलिंग होगा। मैं अक्सर पेरेंट्स से समझाती हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है, मुंह में कोई भी चीज़ उठाकर डाल रहा होता है, तो आप उससे कहते हैं कि बेटा नहीं डालते। आपका कम्युनिकेशन आँखों से उसके बीच में होता है कि बेटा गंदी चीज़ें नहीं खाते। वहाँ बच्चे पर क्या काम कर रहा है, बच्चे के मेंटल मैनेजमेंट में 2 चीज़ें काम कर रही है, एक तजस्सुस और दूसरे भूख। तो जिबिल्लत जो है वो इंसान की पैदाइश से है भूख की, पानी पीने की, लव एंड बिलोंगिंगनेस की और अटेंशन की। ये जिबिल्लत है, ये आएगी, ये मतलब जिबिल्लत ये नीड है, उसकी बेसिक नीड है। वो नीड ट्रिगर होती है जैसे भूख लग जाती है खाने की चीज़ देखकर या कोई चीज़ देखकर, तो आप वॉकर में ही सिखा देते हो बच्चे को कि बेटा इसको मुंह में नहीं डालते। कितना पोलाइट होता है आपका अंदाज़ जब उसको बोलते हो नहीं डालते। फिर अटैचमेंट होता है आपका और उसका, माइंड मैकेनिज्म साथ साथ काम कर रहा हो, तो फिर वो क्या करता है, सीख लेता है कि कोई भी चीज़ को नीचे नहीं डालते। आहिस्ता आहिस्ता वो सीख लेता है। मैं सवाल पूछती हूँ कि यही वाला पैशन, यही वाला आपका स्टेटमेंट टीन एज तक क्यों प्रोलॉन्ग नहीं होता। टीन एज तक आपको होना चाहिए। वहाँ पर 3 साल के बाद उसकी एडिशनल नीड में ऐड हो जाती है उसकी इमोशंस के बाद जब आएगी तो फिर उसके अर्जेस की भी बात आएगी और सेक्सुअल अर्जेस की भी बात आएगी। जब वो 3 साल से 4 साल 5 साल और ठीक एज उसकी जो ठेठ है जहाँ वो अपना कंट्रोल खो देता है अपने सेक्स को एक्सप्रेस करने में, वो 7 साल है। इसीलिए कुरान ने कहा बिस्तर अलग कर दीजिए, बिस्तर अलग कर दीजिए, माँ के बिस्तर से अलग सुलाइए, बहन भाई का हो तो बिस्तर अलग कर दीजिए। तो वहाँ से उसका कंट्रोल उसके माइंड में सेट